आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। खानवा का जो युद्ध है वो भारत के इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। अभी आप देखेंगे कि राणा सांगा ने जिस तरह से काबुल में दूत को भेजा, बाबर से बातचीत की, तो उनके पास विकल्प नहीं था। विकल्प होता क्या है कि जब इंसान के ऊपर खुद संकट होता है तो ऐसे में हमें रिस्क लेना पड़ता है। कौटिल्य भी ये बात कहते हैं कि जोखिम लेने वाले ही सफल होते हैं। जो लोग बड़ा सपना देखते हैं वही तो आगे बढ़ते हैं ना। ऐसे समय में जबकि मेवाड़ रियासत को गुजरात की मुस्लिम सल्तनत से, मालवा की मुस्लिम सल्तनत से लगातार चुनौती मिल रही थी, दोनों रियासतें मिल करके मेवाड़ पे हमला कर दे रही थी, तो ऐसे में कब तक इंसान कोई भी रियासत अपने ऊपर इस तरह से अटैक उठाएगी, अपनी सत्ता को संकट में नहीं डाला जा सकता। फिर लोदियों के साथ कैसे संघर्ष हो गया राणा सांगा का, अभी आप देखेंगे। राजनीति हमको सिखाती भी है। इस पूरी राजनीतिक गतिविधियों का आपके सामने चित्रण जो है वो रखने की कोशिश है, ताकि छोटा सा आपके सामने विवरण रख के राणा सांगा की पॉलिसी को जब रखा जाएगा तब आप भी ये सोचने को मजबूर होंगे कि राणा सांगा के पास असल में विकल्प नहीं था। क्योंकि एक तरफ अगर वो ऐसा फैसला नहीं करते, बाबर के साथ अगर वो उन्होंने आमंत्रित करने का जो जोखिम लिया था वो इसलिए लिया था क्योंकि अफ़गानिस्तान से कोई यहाँ पर आए और यहीं पर टिका रह जाए, तो वो उनके मन में ये बात नहीं थी। उनके जहन में था कि बाबर यहाँ लूटपाट करके पैसा लेकर के चले जाएंगे, तो एक रिस्क लिया था। कहीं ना कहीं वो चीज़ें, कभी हम कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को, चीज़ें पलट जाती हैं। तो अभी आप थोड़ा सा देखिए, हल्का सा आपको एक चित्रण दिखाया जाएगा मेवाड़ राज्य का। अगर हम इतिहास के आईने में चले देखें तो गोहिला राजपूत जो है वो सबसे पहले आपको मेवाड़ राज्य में दिखाई पड़ेंगे। जयद्रथ सिंह राजा थे, 13वीं शताब्दी में राजा थे। 13वीं शताब्दी का मतलब है 1201 से आप शुरू करिए, क्योंकि 1200 तो पूरा ही हो चुका है। अब 1201 आएगा, जो तो एक गिनती है वो 13वीं शताब्दी में गिनी जाएगी। तो जयद्रथ सिंह थे। उसके बाद देखिए राणा रतन सिंह का नाम आता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक कर दिया था और गोहिला राजपूत जो थे वहाँ पर दबा दिए गए। फिर वहाँ पर मेवाड़ राज्य में एक नया वंश इस्टेब्लिश हुआ, सिसोदिया वंश। फिर उसके राजा थे हमीर देव, राणा लाखा थे, फिर राणा मोकल थे। यहाँ से एक गलत परंपरा जो है वो सिसोदिया वंश में देखने को मिलती है कि हत्याओं का दौर जो शुरू हो जाता है जब किसी वंश में, तो बहुत ज़्यादा क्षति उस राज्य को होती है। यानी जहर दे करके मार देना, हत्या कर देना। तो इसमें जो योग्य लोग होते हैं, जब इस तरह से उनकी हत्या कर दी जाती है, जैसे कि राणा कुंभा की हत्या उनके बेटे ने कर दी थी, उदा ने, तो ये चीज़ें बहुत ही किसी भी रियासत को संकट में लाने का काम करती हैं। तो ये गलत परंपरा राणा मोकल के समय हो गई कि उनके भाइयों ने ही राणा मोकल की हत्या कर दिया। फिर राणा कुंभा जो है वो 1433 ईस्वी में जो है वो गद्दी पर बैठते हैं। तो संकट बहुत बड़ा था, क्योंकि मालवा की मुस्लिम सल्तनत, गुजरात की भी मुस्लिम सल्तनत थी, वहाँ दोनों मुस्लिम राज्य थे। तो मिल करके महमूद खिलजी जो थे वो मालवा के शासक थे, गुजरात के शासक जो है अहमद शाह थे। तो संघर्ष चला करता था मेवाड़ के साथ मालवा का। तो ऐसे में होता ही है कि जब संघर्ष चलता है तो लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के बागियों को शरण देने का काम करते हैं। तो राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के जो विरोधी थे उनको शरण दिया, और महमूद खिलजी ने राणा कुंभा के जो विरोधी थे उनको शरण दिया। तो आपस में इस तरीके से संघर्ष लंबे समय तक चलता रहता था। फिर स्थिति थोड़ा सा बदल तब गई जब आप देखेंगे कि नागौर पर एक मुस्लिम रियासत नागौर में थी। तो राणा कुंभा ने नागौर पर हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो खान फिरोज़ ने अहमद शाह से मदद मांगी गुजरात में। तो अहमद शाह ने मदद किया। तो फिर हुआ क्या कि गुजरात, नागौर और सिरोही की सेनाओं ने मिल करके मेवाड़ पर, राणा कुंभा पर हमला कर दिया। ऐसे में राणा कुंभा को संधि करनी पड़ गई, काफ़ी पैसा देना पड़ गया। तो एक मुसीबत ये आ गई कि जो धन था, मानी सी बात है, कोई छोटा मोटा पैसा तो दिया नहीं होगा, और राज्य के लिए धन की बड़ी महत्ता होती है। उसी से तो वेतन दिया जाता है, शक्ति तो धन में ही होती किसी राज्य के लिए। तो ये एक संकट था कि पैसा चला गया जो कुछ भी था खजाने से। फिर एक बड़ा और संकट ये आ गया, जब पैसा चला गया तो मौके की तलाश में तो सल्तनतें रहती ही हैं। तो फिर क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन जो थे गुजरात के शासक थे, महमूद खिलजी थे मालवा, इन लोगों ने मिल करके इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा लिया और राणा कुंभा पर हमला कर दिया। और आप देखिए कि अजमेर, मंडलगढ़, सिरोही और कुंभलमेर के इलाके पर कब्जा कर लिया। तो एक बहुत बड़ा झटका लग गया मेवाड़ रियासत को, चार इतने बड़े बड़े इलाके चले गए। तो फिर इसी दौरान क्या हुआ कि मारवाड़ के शासक थे राव जोधा, उन्होंने इसका और फ़ायदा उठा लिया और मंदोर पर जो है कब्ज़ा कर लिया हमला करके। ये इलाका भी चला गया। तो बड़ी दिक्कत आ गई, अब क्या किया जाए। और फिर आपस में क्या हुआ कि एक राहत की बात इतनी हो सकती है कि गुजरात और मालवा में मनमुटाव हो गया, संघर्ष चलने लग गया।
तो फिर राणा कुंभा को मौका मिल गया कि जो इलाके उनके चले गए थे उस पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया। आपस में जब गुजरात और मालवा की रियासतें लड़ पड़ी और दोनों मुस्लिम रियासतें थी, हुआ क्या, इसी बीच में एक दिक्कत ये आ गई कि ऊदा जो थे वो बेटे थे राणा कुंभा के, गद्दी के लालच में जल्दबाजी किया, किसी तरह से गद्दी मिल जाए, और अपने फादर की, अपने बाप की 1468 ईस्वी में राणा कुंभा की जो हत्या कर दिया। तो कितना बड़ा देखिए धक्का पहुंचाया। इस तरह के लालच से रियासतें कोई भी एक बहुत बड़ा संकट आ जाता है। और राणा कुंभा एक साहित्यकार भी थे, उनका व्यक्तित्व तो बड़ा ही पूरे राजपूताना के क्षेत्र में, बल्कि कहिए कि पूरे भारत में, विश्व में जाना जाता है राणा कुंभा का नाम। तो ये हत्या जो उनकी कर दी उनके बेटे ने, तो बहुत बड़ा जो है संकट एक पैदा कर दिया। अब ऊदा जो गद्दी चाहते तो मानी बात है कि जब राणा कुंभा की ऐसे हत्या हो जाएगी तो उनको निष्कासित कर दिया गया ऊदा को। तो ऊदा जो है बहलोल लोदी के शरण में चले गए कि हमारी मदद करिए तो हमको गद्दी मिले, लेकिन ऊदा की जो है वो मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई तो फिर देखिए आगे क्या होता है। फिर हुआ ये कि 1473 में रायमल के पास सत्ता चली गई, और फिर सुल्तान बहलोल लोदी ने, क्योंकि ऊदा ने मदद मांगा था, जब मदद मांगा था उन्होंने बहलोल लोदी से, तो एक मौका कहीं लोदी सुल्तानों को मिल गया दखल देने का राजनीति में। तो बहलोल लोदी ने क्या आक्रमण कर दिया, लेकिन वो युद्ध जो है निर्णायक नहीं रहा, मतलब कोई फैसला नहीं हो पाया, अनिर्णायक रहा। तो फिर क्या हुआ कि इन्हीं परिस्थितियों में आप देखेंगे 1508 ईस्वी में राणा सांगा जो है गद्दी पर बैठ जाते हैं। अब आप यहाँ से देखेंगे कि स्थिति कैसे मुड़ेगी। फिर राणा सांगा के व्यक्तित्व का जो परिचय है वो आपको मिलेगा। फिर जीवन की कुछ सीख जो है वो इतिहास कह सकते हैं कि उसके धरातल से, इतिहास के धरातल से निकल करके कुछ सीख हमको मिलती है। किताबों में जो होता है, इंसान किताबों में पढ़ करके अपना एक जो एक अनुभव होता है उससे बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। तो इन परिस्थितियों में सोचिए कि जब गुजरात की सल्तनत के साथ मालवा की सल्तनत के साथ मेवाड़ का संघर्ष चल रहा है और साथ में लोदियों का भी हस्तक्षेप हो रहा था, तो ऐसे में क्या हुआ कि राणा सांगा ने एक पॉलिसी अपनाया, और ये उनकी दूरदर्शिता की एक परिचय है, कह सकते हैं। रिस्क लिया उन्होंने कि उन्होंने सोचा कि अब गुजरात और मालवा में से किसी एक को तो हमको डीस्टेबलाइज करना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा, वहाँ कब्जा करना पड़ेगा। तो मालवा पास में था, चुना मालवा को। तो उन्होंने क्या किया कि महमूद खलजी द्वितीय के, जो कि सुल्तान थे मालवा के, उनके एक सरदार थे, सामंत थे मेदिनी राय, उनको राणा सांगा ने मदद कर दिया। मदद से क्या हुआ कि चंदेरी का इलाका जो है कब्जे में आ गया मेदिनी राय के। तो एक अपना कह सकते हैं एक वहाँ पर नियंत्रण कहीं ना कहीं एक सामंत को, अपने एक सपोर्टर को वहाँ पर इस्टेब्लिश करने में राणा सांगा कामयाब हो गए, और मेदिनी राय से काफ़ी जो है वो आपस में मित्रता भी स्थापित हो गई। तो इस मामले में देखा जाए तो राणा सांगा को पहले स्तर पर कामयाबी मिल गई कि जो पॉलिसी उन्होंने बनाई कि हमें किसी भी तरह से मालवा को जो है समाप्त करके वहाँ पर जो है वो राजपूतों का प्रभुत्व स्थापित करना है, तो एक चरण पे तो उनको सफलता मिल गई। लेकिन जैसे ही ये कदम उठाया राणा सांगा ने, वैसे ही लोधी भी, भाई सीधी बात, अफगान यहाँ पे थे तो वो भी राजनीतिक कौशल उनके पास नहीं होगा। तो लोधी सुल्तानों ने ये चीज़ देख लिया कि अच्छा ये बात है कि मालवा को डिस्टेबलाइज करके उसके बाद गुजरात या फिर लोधियों के ऊपर अटैक करने की पॉलिसी पे चल रहा है मेवाड़ राज्य। तो राणा सांगा की इस पॉलिसी को भांप लिया। तो भांपने का सीधी सी बात है कि इससे पहले कि वो पॉलिसी में आगे बढ़े हम ही अटैक कर देते हैं। तो अब एक तीसरा पक्ष भी आ गया। अभी तो गुजरात की रियासत से संघर्ष चल रहा था, मालवा से भी चल रहा था, दोनों रियासतें मिलकर कितना राणा कुंभा को जो है वो पीछे करने का काम किया, पैसा भी उनका चला गया, बहुत कुछ हुआ। तो ऐसे में सीधी सी बात है कि फिर क्या हुआ कि जब इब्राहिम लोदी के साथ संघर्ष हुआ तो राणा सांगा ने एक पॉलिसी और अपनाया। उन्होंने क्या किया कि गयासुद्दीन जो कि सरदार थे लोदियों के, उनको जो है वो शरण दे दिया, यानी बागियों को शरण दे करके किसी भी राज्य को कमज़ोर करने की पॉलिसी पर राणा सांगा बढ़े। लेकिन हुआ ये कि अब संकट की स्थिति ये आ गई कि या तो सीधे लोदियों पर अटैक कर दिया जाए। अगर सीधे लोदियों से मान लिए अटैक करेंगे तो कोई छोटी मोटी तो ताकत थी नहीं लोदियों के पास। अगर मान लिया अटैक कर दिया जाता तो सेना का हिस्सा लड़ने के लिए मैदान में जाता ही नहीं जाता। तो ऐसे में मालवा की तरफ से अगर अटैक हो जाता मारवाड़ पर या गुजरात मेवाड़ पर, या गुजरात और मालवा की मतलब सल्तनतें मिल करके मेवाड़ पर अटैक कर देती, तब क्या होता? तीनों के बीच में फंस गए ना वहाँ पर राणा सांगा। तो करते क्या अब उनके पास एक चारा बचा, या तो वो लोदियों पर अटैक करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि भाई एक शक्ति सेना होती है, वो जब संघर्ष होगा तो मालवा की रियासत हमला कर सकती है मेवाड़ पर, और गुजरात और मालवा के संयुक्त संघर्ष का भी सामना करना पड़ा, ऐसे तो सत्ता ही चली जाएगी फिर। तो इसलिए जो है राणा सांगा ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो सबसे पहला काम उन्होंने सोचा कि हम लोदियों को क्या करते हैं, उनकी सत्ता को समाप्त करते हैं। जब लोदी नहीं रहेंगे
तब हमारे लिए मालवा को नियंत्रित करना, वहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना आसान हो जाएगा। तो ऐसे में विकल्प उनके पास था नहीं, तो करें तो क्या करें। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मालवा और गुजरात का कब संगठन फिर अटैक कर दे मेवाड़ पर और जो है सत्ता चली जाए, कुछ भी हो सकता है भाई। तो ऐसे में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ज़रूरी था राणा सांगा के लिए कि वो कुछ एक्सेप्शनल यानी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो करते, और उन्होंने किया और उन्होंने अपना दूत जो है वो काबुल भेजा। उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि आपस में एक दूसरे की मदद ली जाती थी, और जब संधि होती है किसी भी दूसरे देश से मान लीजिए मदद ली जा रही है तो संधि तो एक प्रॉपर वे में की जाती है ना कि भाई कुछ लिया जाता है, कुछ दिया जाता है। तो ये फैसला हुआ कि जब बाबर आएंगे भारत में तो वो जब अटैक करेंगे तो आगरा की तरफ से राणा सांगा जो है अटैक करेंगे लोधियों के ऊपर, और उत्तर की तरफ से जो है बाबर अटैक करेंगे। ये समझौता हो गया था। और जो अगर छोटी मोटी रियासतों पर भी बाबर का मान लिया कंट्रोल होता है तो आपस में उसका बंटवारा कर लिया जाएगा। बाबर ने जो है राणा सांगा के ऊपर विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जब मैं पानीपत का युद्ध लड़ रहा था तो राणा सांगा ने मेरी कोई मदद नहीं किया, जबकि संधि की शर्तों में ये था। और जबकि राणा सांगा कह रहे थे कि जो छोटी मोटी रियासतें थीं उन पर जो है वो कब्ज़ा कर लिया बाबर ने, लेकिन उसमें हिस्सेदारी नहीं दिया। और पंजाब के इलाके में जब सरदारों को नियुक्त करना शुरू कर दिया तो राणा सांगा क्योंकि दूरदर्शी तो समझ गए वो कि बाबर का इरादा भारत में रहने का है। तो देखिए यहाँ इतिहास से क्या सीख मिलती है, क्योंकि बाबर जिस इलाके में रहते थे, काबुल का जो अफगानियों का इलाका, वहाँ खुद ही उनकी स्थिति बड़ी संकट में थी, बहुत ही कठिनाई से वहाँ पर जीवन यापन चल रहा था, उतनी सुविधाएं नहीं थी। तो ऐसे में जब वो भारत के इलाके में आ गए, उनको आमंत्रित कर लिया गया सहायता के लिए, तो जब भारत में उन्होंने इतने बड़े एरिया को देखा, और अगर जलवायु की बात छोड़ दी जाए, अफगानियों का कल्चर था कि वो तंदूरी रोटी खाते हैं, हम्माम में नहाते हैं, बहुत सारी उनकी सुविधाएँ हैं सरदारों की, वो चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। लेकिन कम से कम जीवन को लेकर के संकट तो उस इलाके में तो नहीं था जो मध्य एशिया की राजनीति में फंसे हुए थे। तो ऐसे में बाबर ने जब इलाके में आए तो स्वप्न देख लिया। तो होता यह कि जैसे मान लिया किसी कबीले ने किसी दूसरे कबीले को बुलाया अपनी मदद के लिए, और वो कबीला मदद के लिए आया, लेकिन वो खुद ही किसी न किसी ज़मीन की तलाश में है, स्थायित्व की तलाश में है। तो जब वो कबीला आ जाएगा तो सीधी बात है उस ज़मीन पर मांग करेगा कि हम यहाँ रहें, और कोशिश ये भी कर सकता है कि हम इन्हीं को समाप्त कर दें, ऐसा भी होता है। तो जीवन में यही है कि हम जिससे मदद ले रहे हैं तो हमें ये देख लेना चाहिए कि जिससे मदद मांगी जा रही है उसकी सिचुएशन क्या है। अब जैसे कि महमूद गजनवी का अटैक हुआ था तो उनका वहाँ एक साम्राज्य था, तो भारत में रुकने की उनको ज़रूरत ही नहीं थी। इसी तरीके से नादिर शाह को भी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी, वो लूट लाट के पैसा चले गए। तो कहने का है कि बाबर क्योंकि संकट में स्थिति में थे तो उनको ये लगा, वो दूरदर्शी साहित्यकार भी थे, अच्छे लेखक थे, तो उन्होंने देख लिया कि यहाँ पर मुगलिया सल्तनत को फलने फूलने का एक मौका मिल सकता है, तो उन्होंने फैसला कर लिया। तो राणा सांगा ने इस चीज़ को भांप लिया, और जैसे ही देखा कि ये पंजाब में अधिकारियों को तैनात कर रहे हैं तो राणा सांगा ने जो है वो चौकन्ने हो गए। और जब चौकन्ने हो गए तो उन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया। यहाँ तो अभी उन्होंने समझौता किया था बाबर के साथ कि हम लोधियों की सत्ता को ख़त्म कर देंगे बाबर की मदद से, उसके बाद बाबर ख़जाना लूट करके चले जाएंगे काबुल। लेकिन जब देखा ऐसा होगा नहीं तो उन्होंने फिर क्या किया, अफगानों के साथ जब पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी मारे गए तो फिर क्या हुआ कि जो महमूद लोधी थे उनके साथ उनको जो है वो दिल्ली की सत्ता का दावेदार घोषित कर दिया, और अफगानों के साथ एक गठजोड़ स्थापित कर लिया। तो पॉलिसी को देखिए किस तरीके से राणा सांगा ने बदल दिया, क्योंकि हालात बदल के कैलकुलेशन, एक रिस्क लिया था उन्होंने, क्योंकि उनके पास विकल्प उतना था नहीं, कहाँ से वो मदद लेते। अपनी सत्ता को बचाए रखना भी ज़रूरी था, क्योंकि किसी भी शासक की जिम्मेदारी होती है अपनी प्रजा की भी रक्षा करे। और गुजरात और मालवा की रियासतें जिस तरीके से राणा कुंभा के समय में अटैक कर रही थी, वही आक्रमण आगे भी हो सकता था। तो सत्ता के को लेकर के अपने अस्तित्व को बचाए रखने का एक संकट था। तो ऐसे में राणा सांगा ने बाबर के साथ एक समझौता करने का जोखिम उठाया, और अंदाज़ा उनका सभी था, वो सही भी हो जाते। अगर ये युद्ध होने के बाद बाबर चले जाते तो राणा सांगा के लिए फिर तो पूरा मैदान खुल जाता। लेकिन होता यह है कि इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। तो राणा सांगा ने देखा कि जो पॉलिसी हमने बनाई थी वो पलट गई, तो अपनी नीति को भी इन्होंने बदल दिया और अफगानों के साथ एक गठजोड़ स्थापित कर लिया। तो वे देखिए होता क्या है कि जब गयासुद्दीन को शरण दिया उन्होंने, तो लोधी के साथ संघर्ष हुआ कि वो बागियों को वो प्रमोट करके उस राज्य को खंडित करने की नीति पर राणा सांगा चल रहे थे। तो फिर देखिए आगे हुआ कि इन्हीं परिस्थितियों में सीधी सी बात है कि उन्होंने फैसला किया कि पहले हम दो हाथ लोधियों से कर लेते हैं, ये दखल दे रहे हैं हमारी राजनीति में, अगर इनको एलिमिनेट कर देते हैं तो फिर मालवा पर कंट्रोल करना आसान हो जाएगा।
तो अब राणा सांगा का जो नाम था वो संग्राम सिंह था। अब सीधी सी बात है कि अब ये बात स्पष्ट हो गई कि बाबर के साथ अब क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। अब वो इतने दूरदर्शी थे राणा सांगा कि उन्होंने देख लिया था कि अभी अगर बाबर को वापस नहीं किया गया, युद्ध में हराया नहीं गया और बाबर यहाँ रुक जाएंगे तो मंगोलों के जो मुगलिया सल्तनत है उसका आगे जा कर के राजपूतों के क्षेत्र में वो प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। जो राजपूताना रियासत है, जो वहाँ पे एक राजनीति है राजपूतों की, वो कहीं ना कहीं खंडित होगी और आगे जा कर के एकदम सही उनकी सोच थी कि अकबर के समय में देखिए कितना ज़्यादा संघर्ष देखने को मिलता है। और आगे जाके अकबर ने पॉलिसी को बदला, लेकिन राणा सांगा ने तो ये चीज़ देख लिया था ना कि अगर यहाँ पर मुगल रह जाएंगे तो उनका हस्तक्षेप राजपूताना क्षेत्र की रियासतों पर होगा। तो वो समझाने में कामयाब हो गए राजपूताना रियासतों को अलग अलग जो थी। तो 7 राजपूत राज्य राज़ी हो गए कि हम आपकी मदद करेंगे। 104 सरदारों ने मदद दिया। हसन खां मेवाती जो थे वो 12,000 के सैनिकों के साथ जो है आकर के मिल गए। महमूद लोदी ने 10,000 की सेना के साथ मतलब वो आकर के मिल गया। तो एक बड़ी सेना, मान के चलिए कि 1 लाख की सेना तैयार हो गई थी। हालांकि बाबर ने कहा कि 2 लाख की सेना थी राणा सांगा के पास। अब क्योंकि बाबर अफगानिस्तान से या काबुल से आए थे तो वो तो बहुत बड़ी सेना लेकर नहीं चल सकते, उनके पास तो वैसे ही उतने संसाधन नहीं थे, तो उनके पास सैनिक कम थे। लेकिन जो सैनिक थे बड़े ही प्रशिक्षित, अनुशासित वो सैनिक थे, वो बहुत ट्रेन थे, लंबे समय से लड़ने का उनको अनुभव था। तो इसलिए आप देखेंगे कि बाबर का जो व्यक्तित्व है वो राणा सांगा का व्यक्तित्व और बाबर का व्यक्तित्व कह सकते हैं कि दोनों महान नेता थे, दोनों ही दूरदर्शी थे, दोनों ही योद्धा थे, दोनों को रणनीति बनाने और युद्ध का संचालन करने का बहुत अनुभव था। हालांकि बाबर के पास ज़्यादा अनुभव था क्योंकि राणा सांगा तो गद्दी पर ही बैठे थे और कुछ समय के बाद ही उनको संघर्ष करने पड़ा था, जबकि बाबर तो लगातार वहाँ पर उनको पराजय भी मिल रही थी, विजय मिल रही थी, तो उनके पास ज़्यादा अनुभव था। इसीलिए आप देखेंगे कि जो युद्ध की नीति उन्होंने अपनाई और तोपों का जैसा प्रयोग किया, अगर ये तोप नहीं होती साथ में तो ये युद्ध जीत पाना बड़ा कठिन काम था। तो फिर देखिए आगे चलते हैं। तो ये तो राणा संग्राम, इनके मतलब राणा सांगा के समर्थकों की एक पूरी एक लिस्ट है जिसमें हसन खां मेवाती, महमूद लोदी हैं। तो एक तरफ तो एक फ़ौज तैयार है। अब देखिए बाबर की बहुत सारी समस्या है। बाबर के सामने दिक्कत ये थी कि उनके सैनिक भारत में रहने को तैयार नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो उनको तंदूरी रोटी नहीं मिल रही है। दूसरी बात है कि यहाँ गर्मी बहुत पड़ती थी, वो ठंडा इलाका था और सरदारों को पानीपत के युद्ध के बाद इतना पैसा मिल चुका था कि वहाँ रहने को तैयार नहीं थे। अब बीवी बच्चे भी होते हैं, इंसान अपने परिवार पर जाना चाहता है, तो सरदार यहाँ रहने को राज़ी नहीं थे। और बाबर ने देख लिया था कि वहाँ जाते हैं संकट में स्थिति रहेगी, हमेशा एक संकट बना रहेगा। यहाँ तो हम फलने फूलने का मौका है, आगे बढ़ने का मौका है, भारत एक बड़ा देश भी है। तो उन्होंने एक सभा बुलाया और सभा में ओजस्वी भाषण दिया और सरदारों को कुरान पर शपथ दिलवाया कि किसी भी हालत में युद्ध होगा तो पीछे नहीं हट सकते, एक जिहाद करना है हमको यहाँ पर धर्म युद्ध का एक नारा उन्होंने दिया। और ये बात कहा कि अगर युद्ध हम जीत लेंगे तो जो सैनिक सरदार काबुल जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ लड़ना है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर अगर पीछे पलट जाएंगे तो इतिहास में हम जो है वो हमें कलंक का सामना करना पड़ेगा। कहेगा देखो राणा सांगा के सामने बाबर किस तरीके से भाग के चले गए। तो ये बात सैनिकों को समझ में आ गई, तो उन्होंने भी युद्ध करने की हामी भर दिया। इस राज़ी पर कुछ सरदार जो हट अपनाए थे, नहीं हम जाएंगे ही जाएंगे, उनको जाने दिया। तो दूसरे सरदारों के लिए भी हो गया कि अभी अगर कुछ सरदारों को जाने दिया जा रहा है तो युद्ध के बाद हमको भी जाने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से बाबर ने अपने, क्योंकि साहित्यकार थे, अच्छे वक्ता भी थे, तो जोश दिलाने का काम उन्होंने किया। अब आप देखेंगे जो बाबर की समस्याएं थीं उसमें आप देखेंगे कि सैनिकों का जो कह सकते हैं उनका जो एक उत्साह है वो पूरी तरीके से डाउन पड़ गया था। और डाउन पड़ने का कारण भी था कि राजपूत बड़े वीर होते थे। तो जो मोहम्मद शरीफ थे उन्होंने काबुल में बहुत बड़े ये ज्योतिषी थे, तो इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अगर युद्ध हुआ राणा सांगा से तो बाबर युद्ध में हार जाएंगे। ये जो मोहम्मद शरीफ थे उन्होंने काबुल से भविष्यवाणी किया, तो ये बात जब वहाँ पूरे में फैल गई, सैनिकों को पता लगी, तो क्योंकि इनका नाम बहुत ज़्यादा था तो सैनिक डर गए कि अरे बाप अब क्या होगा, अगर युद्ध हुआ था तो हमारी तो दिक्कत हो जाएगी, हमारा तो जीवन यहाँ संकट में पड़ा हुआ है। तो ऐसे में क्या हुआ कि बाबर ने ध्यान नहीं दिया, कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने मिशन पर बाबर डटे रहे, इस भविष्यवाणी का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। फिर आप देखेंगे कि बयाना पर राणा सांगा ने जो है अटैक कर दिया। निज़ाम खान ने बाबर से मदद मांगा तो मेहंदी ख्वाजा के अधीन सेना भेजी गई, लेकिन राणा सांगा की सेना ने मेहंदी ख्वाजा की सेना को वापस पलटा दिया। मुग़लों ने जब देखा, सैनिकों ने राजपूतों की लड़ती हुई वीरता को जो देखा, किस तरह से लड़ते हैं, तलवार चलाते हैं, तो वो उत्साह उनका और ढीला पड़ गया। लेकिन बाबर ने फिर उनको उत्साह दिलाया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग आगे अभी संघर्ष करेंगे। उन्होंने उत्साह दिलाया
फिर देखिए आगे क्या चलता है। आगे ये होता है कि राणा सांगा ने बसावर में शिविर डाल दिया। यहाँ पर थोड़ी सी गलती एक ये हो गई कि 1 महीने का समय दे दिया। इतिहासकार कहते हैं कि अगर ये बसावर में 1 महीने तक शिविर डालकर राणा सांगा नहीं होते अगर, और खानवा की तरफ जब वो बाबर बढ़ रहे थे इसी समय अगर अटैक कर दिया होता, तो ये जो सैनिकों का अपना मॉरल जो है ऊंचा करने का काम जो बाबर ने किया, जो तैयारी करने में जो रणनीति की दृष्टि से सारी बिसात बिछाने का जो मौका मिल गया, ये मौका नहीं देना चाहिए था। तो ये गलती उनकी स्वीकार किया। लेकिन राजपूतों का एक कल्चर है कि वो जो है वीर होते हैं और किसी चीज़ से घबराते नहीं हैं। तो इस तरह से एक रणनीतिक दृष्टि से कहा जाए तो ये माना जा सकता है कि अगर वो अटैक कर देते शुरू में तो ये मौका बाबर को नहीं मिलता। खैर कोई ऐसी बात नहीं थी, तो ये आगे जा कर के वहाँ पर रहे और ये खानवा की तरफ बढ़ रहे थे। तो फिर बाबर का जो है भाषण देखिए, उन्होंने भाषण दिया कि बेगों और वीरों, जो कोई भी जीवन की सभा में प्रविष्ट हुआ है, अंत में वह मृत्यु को प्याला पिएगा। जो जीवन की सराय में आया है, अंत में भूमि के दुख भरे घर से चला जाएगा। कुख्यात होकर के जीवित रहने से यश पाकर मृत्यु को प्राप्त होना अच्छा है। कुख्यात हो जाएंगे यानी हमें बदनामी मिलेगी कि किस तरीके से पीठ दिखा करके देखो मुगल सैनिक जो भाग गए। तो कहीं ना कहीं एक उत्साह करने का काम, और भी बहुत से भाषण किताबों में मिलते हैं जो बड़े ही ओजस्वी हैं। इस तरह से जो है वो एक तरह से धर्म युद्ध का जो नारा दिया, जिहाद की जो घोषणा कर दिया, तो उसको पूरी तरीके से ईश्वर के ऊपर बता दिया कि हम यहाँ पर एक ईश्वरीय व्यवस्था जो है स्थापित करने जा रहे हैं। ये युद्ध असल में जो है वो सत्य के प्रति जो है वो एक युद्ध है। यहाँ हम जो है वो कहीं ना कहीं एक इस्लाम का प्रचार प्रसार यहाँ पे स्थापित करेंगे। तो धर्म युद्ध का मतलब ही, जिहाद का मतलब ही क्या होता है कि एक कहीं ना कहीं ईश्वर की सत्ता को इस क्षेत्र में स्थापित करने का काम। तो जोश तो आएगा ही कि हम एक ईश्वर के काम में लगे हुए हैं। तो सैनिक उत्साहित हो गए। तो अब देखिए सैनिक व्यवस्था कैसे की गई थी। दाएँ तरफ जो है वो हुमायूं खड़े थे, और फिर जो दायां भाग जो सैनिकों का था, जिसको कि हुमायूं की कमान में रखा गया था, किनारे पर जो घेराव करने वाले सैनिक थे। बायां भाग जो था वो मेहंदी ख्वाजा के पास था, इस किनारे पे भी घेराव करने वाले सैनिक थे। मध्य भाग में खुद बाबर मौजूद थे, लगातार उनको निर्देश वो देते रहते थे कि कब क्या परिस्थिति में क्या करना है। फिर देखिए तुलुगमा पद्धति जो है उसको जो है वो मलिक कासिम और मुनीम अतका को जो है वो सौंपी गई थी कि इसको आपको एग्जीक्यूट करना है। तोप खाने की बात है, देखिए तो लईक अहमद ने लिखा कि उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा जो है उनके हाथ में था, और आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा कि निज़ामुद्दीन खलीफा के हाथ में यह तोपखाना की कमान जो है वो सौंपी गई थी। तो इस तरीके से दोनों तरफ की सेनाएं जो हैं अपनी तैयारियों को पूरा करने के बाद फिर देखिए युद्ध का बिगुल जो है वो 16 मार्च 1527 को सुबह 9 बजे जो शुरू हो गया। आप युद्ध में देखेंगे किताबों में लिखा हुआ है, तो इंसान पढ़ने के बाद दहल मतलब जाता है किस तरह से बहुत भीषण युद्ध चित्रित देखने को मिलता है, किस तरह से राजपूतों और अफगानों ने अपना जीवन लगा दिया। तो देखिए राणा सांगा ने अपनी सेना के बाएं भाग को जो है वो हुमायूं की तरफ अटैक करने का हुक्म दिया, क्योंकि अगर हम उधर हुमायूं की तरफ अटैक कर देते हैं और उस एरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो पहली बढ़त मिल जाती है। तो राणा सांगा ने सही फैसला लिया कि अपनी सेना के बाएं भाग को जो है वो हुमायूं की तरफ जो है वो कह दिया कि जाइए वहाँ उधर अटैक करिए। तो भीषण संघर्ष होता है और हुमायूं के जो सैनिक है वो पीछे ढकेल दिए जाते हैं। तो एक लक्ष्य में राणा सांगा के सैनिकों को, राजपूतों को, अफगानों को जो है सफलता मिल गई। उसके बाद क्या हुआ, मुगल सेना जो है वो बिखर गई। मानी सी बात है कि राजपूत जब लड़ते हैं तो फिर उनका संघर्ष तो इतिहास में ही जाना जाता है किस तरह लड़ते हैं वो, और उनकी जो है वीरता तो मतलब पूरे भारत में क्या दुनिया में प्रसिद्ध है। तो बहुत ही भीषण युद्ध हुआ और अफगान भी लड़ाके हैं। आप देखिए लोदी जो सल्तनत चली तो ऐसे नहीं, तो अफगान भी लड़ने में बहुत सिद्ध होते हैं। तो कितना, और फिर मुगलिया जो मुगल फौज थी वो भी लड़ाकाई फौज थी। बाबर के पास तो खुद प्रशिक्षित सैनिक थे। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी प्रशिक्षित फौजों के बीच जो संघर्ष हुआ होगा वो कैसा हुआ होगा, कितना भीषण हुआ होगा। फिर अंतिम में क्या हुआ कि जब हुमायूं के तरफ वाला हिस्सा कमज़ोर पड़ गया तो बाबर जो कि मौजूद थे देख रहे थे कि सिचुएशन वहाँ कमज़ोर पड़ गई है। उसी वक्त चिन तैमूर जो थे उनके अधीन जो है वे कुमक भेज दिया, उसी वक्त भेज दिया। अगर ये कुमक नहीं भेजा होता बाबर ने तो ये हिस्सा भाग जाता, लेकिन यहाँ पर कुमुक भेज दिया जब, तो जो कुमुक भेजा तो ये कुमुक जो है वो राजपूतों की कतार के अंदर घुस गई। और क्योंकि जिहाद का नारा दिया हुआ था, धर्म युद्ध के लिए सैनिक लड़ रहे थे, तो पूरी तरीके से अंदर वो घुसते चले गए। और फिर तोप और गोला चल ही रहा था, पूरी एक बारिश चल रही थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो मुगल सैनिक थे वो राणा सांगा की जो सेना, संयुक्त सेना थी, उसमें वो प्रवेश कर गई। तो दाईं ओर से भीषण युद्ध फिर क्या हुआ कि जब देखा राणा सांगा ने तो बाईं तरफ के जो हमला, दाईं तरफ जो युद्ध चला था उसके बाद बाईं तरफ भी अटैक कर दिया।
जब बाईं तरफ अटैक हुआ तो दोनों तरफ की सेनाएं बीच में, मतलब दाएं और बाएं, उन दोनों योद्ध सेनाओं में बीच में युद्ध जो है वो भीषण हो गया। तो ऐसे समय में बाबर ने क्या किया कि अपने कुछ खास चुनिंदा अश्वारोही सैनिकों को भेजा कि जाओ वहाँ पर अटैक करो। तो बीच में दाएं और बाएं दोनों तरफ की सेनाएं के बीच में सम्मिलित युद्ध जो है राजपूतों अफगानों के बीच में चलने लग गया मैदान में। तो मानी सी बात है कि ऐसे में जो है पलड़ा जो है वो अफगानों का राजपूतों का भारी पड़ता हुआ दिख रहा था। तो उसी वक्त बाबर की तरफ से आदेश आया कि गोलेबारी को तेज़ किया जाए और जो एक बचा करके अश्वारोहियों का एक दल रखा गया था उसको भी बीच में भेज दिया और युद्ध जो है और भीषण हो गया। तो फिर क्या हुआ देखिए आप, बाबर ने क्या किया, तो बचाव के लिए तो भेजा था और तोपखाने की जो बारिश चल रही थी, तो ये अगर ये तोपखाना नहीं होता तो बाबर के लिए युद्ध जीत पाना बड़ा कठिन था, क्योंकि इसी वजह से राजपूत सैनिक जो है वो लड़खड़ा गए। क्योंकि अब जब इतने बड़ी बड़ी तोपें चल रही हैं तो वहाँ पर किसी के लिए भी उस वक्त वहाँ पर खड़े होकर के युद्ध कर पाना ये संभव नहीं था। तो कह सकते हैं कि बाबर की जीत के पीछे ये तोपखाने का प्रयोग जो है बहुत ही निर्णायक रहा। फिर आप देखिए, आप राजपूतों की वीरता जो है मुगल सैनिकों को केंद्र की तरफ ढकेल दिया। यानी जो मध्य भाग में बाबर खड़े हुए थे तो बाबर के तरफ जो है वो दोनों तरफ की सेनाएं, मुगलों की दाएं तरफ की सेना, मुगलों की बाएं तरफ की सेना, वो लड़ते लड़ते पीछे हटते हटते बाबर के पास पहुंच गई। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त युद्ध हुआ होगा। तो फिर जब वो लगातार जो है वो तोप का प्रयोग हुआ, तोपखाने की बारिश हुई, तो कुछ देर तक तो राजपूत और अफगान टिके रहे, लेकिन बाद में क्या हुआ, पैर उनका उखड़ गया और वो तो उनको भागना पड़ गया। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो युद्ध का जो निर्णय था वो तो तोपखाने ने कर दिया था, क्योंकि एक आग बारिश हो रही, वहाँ लड़ ही पाना संभव नहीं है। धमाके बीच में कब तक कोई लड़ता रहेगा। तो इस तरह से राणा सांगा जो है वो मैदान में गिर पड़े। किसी तरीके से राजपूत सैनिकों ने उनको जो है मैदान से उठा करके बचाया और बाद में सरदारों ने सोचा कि अभी अगर हम मौका है इनको जहर दे दें, क्योंकि अगर इनको जहर नहीं देंगे तो ये फिर लड़ेंगे और पूरे मेवाड़ के क्षेत्र में बाबर आ सकते हैं, तो संकट आ जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा वंश ही समाप्त हो जाए। इसी आशंका के तहत जो है राणा सांगा को जो है सरदारों ने जहर दे दिया और ये बहुत बड़ी गलती थी। जो इतने बड़े दूरदर्शी थे, और इतिहास में तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं कि जब इंसान को पराजय का सामना करना बाद में फिर वो विजय भी मिली। तो इस तरह से एक राजपूतों ने बहुत बड़ी गलती की कि अपने इतने बड़े नेता को उनको जहर दे करके मार देना इतिहास में खुद को कलंकित कर लेने वाली बात है। तो इस तरह से देखेंगे कि राणा सांगा का जो व्यक्तित्व सामने आया है वो कितना खुल करके सामने आया है, किस तरह से उन्होंने अपनी पॉलिसी बदला। तो इतिहास में जब तक कि आप देखेंगे कि राणा सांगा का जो नाम है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अपने देश की रक्षा करने के लिए उन्होंने अफ़गानों के साथ, जो कि एक परंपरागत राजनीति में उन्हीं के साथ हिल मिल गए थे, तो उससे बेहतर था कि अफ़गानों के साथ ही संगठन करके जो एक आपसी एक जो कह सकते हैं कि शत्रुता की भावना थी, उसको देश के ऊपर संकट मानते हुए उन्होंने समझौते की नीति को अपना करके अफ़गानों के साथ युद्ध किया। वो ठीक है कि बाबर के साथ उनका मुकाबला था, जो खुद बहुत बड़े संकटों से जूझ करके उन्होंने अनुभव प्राप्त किया था, लगातार युद्धों से उनको जो है युद्ध लड़ने का अनुभव हुआ था। तो सीधी बात है कि वो युद्ध आसान नहीं होता। तो ऐसे में दोनों तरफ स्थिति बहुत संकट की थी, लेकिन क्योंकि बाबर के पास तोप खाने का एक कह सकते हैं अतिरिक्त लाभ था, जिसके वजह से उनको विजय प्राप्त हुई। तो यहीं पर आप देखें किस तरीके से राणा सांगा का व्यक्तित्व आपके सामने आता है, तो ऐसे ही उनका नाम नहीं जाना जाता है। तो यहीं पर अनुमति दें, फिर किसी मौके पे आपके सामने कोई वीडियो किसी एक ऐतिहासिक किसी व्यक्तित्व का लेकर के आपके सामने पेश किया जाएगा। तो यहीं अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।